तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो जो आज के डायमेंशंस हैं वो हम देख लेते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनसे जुड़े नुकसान क्या हैं तथा अन्य तथ्य भी हम आगे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या क्या हैं। तो इसे 2017 के बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था और वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा इसे लाया गया था। तो पहले क्या होता था कि हम जब भी किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देते थे तो हम 20,000 रुपये तक कैश दे सकते थे और उसमें हमसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। लेकिन 2017 के बाद से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लॉन्च किया गया। तो यह किसी भी पंजीकृत राजनीतिक पार्टी को चंदा देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ पंजीकृत पार्टियों को ही इसका उपयोग यानी इसका फायदा मिल सकता है कि जो देनदाता है सिर्फ पंजीकृत पार्टी को ही दे सकता है। ये एसबीआई की कुछ शाखाओं द्वारा ही निर्गमित किए जा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आईसीआईसीआई बैंक के पास जाएं और कहें कि बॉन्ड्स हमें दे दीजिए, यानी कि अपने रुपए से खरीद सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसी भी भारतीय नागरिक या कंपनी द्वारा खरीदे जा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दो जन मिलकर के जाएं और एक बॉन्ड को खरीदें, आधा आधा 50-50 शेयर पे, या फिर दो कंपनियां मिलकर के खरीदें एक बॉन्ड को। तो ऐसा भी कर सकते हैं। अब इसमें रुपए किस प्रकार दिए जाएंगे, तो इसमें रुपए देने का जो प्रावधान है वो इस प्रकार है कि 1,000 रुपये दीजिए या 10,000 रुपये दीजिए या 1 लाख रुपये या 10 लाख या 1 करोड़। आप ऐसा कहें कि हम इसमें 5,000 रुपये 999 या 6,999 या 8,999 यानी ऐसा कुछ करके देना चाहें तो इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब जो है ये सिर्फ 15 दिन के लिए ही वैध होते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 1 महीने तक के लिए या 2 महीने तक के लिए है। ये सिर्फ 15 दिन के लिए ही वैध होते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी बिक्री पर रोक लगाने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हुआ है। क्या है कि एक गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एक गैर सरकारी संगठन है, उसने इनकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक याचिका दाखिल की है। तो उसे स्वीकार कर लिया है सर्वोच्च न्यायालय ने। तो इस पर बैठक होनी है। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, ये बॉन्ड्स क्या क्या अपने अंदर विशेषताएं रखते हैं वो जानते हैं। ये दाता की पहचान को संरक्षित करते हैं। तो जो है कि ये बॉन्ड्स जिस पार्टी को दिए जाएंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। आपकी पहचान के बारे में यहाँ पर पूर्ण रूप से गोपनीयता बनाए रखी जाएगी। और जो देनदाता है उसकी राजनीतिक झुकाव किस ओर है इसकी भी गोपनीयता का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा कि ये किसी को भी पता ना पड़े। और ये कुछ अधिसूचित बैंकों की सीमित संख्याओं द्वारा ही निर्गमित किए जा सकते हैं और इसके लिए सिर्फ एसबीआई को ही चुना गया है और एसबीआई की कुछ चुनिंदा शाखाओं द्वारा ही इसको निर्गमित किया जा सकता है। और ये सिर्फ डिजिटल भुगतान में या फिर चेक के माध्यम से ही संभव हो सकती है। और ये भारत के जो चुनाव आयोग है भारत का, उसके द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब जो है कि चुनाव आयोग के यहाँ जितने भी पंजीकृत पार्टीज हैं सिर्फ उनके खातों में ही इन्हें दिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो पार्टी पंजीकृत नहीं है आप उसे दे सकते हैं ये बॉन्ड, ऐसा इसमें प्रावधान नहीं है। और इससे जो है डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन मिलेगा। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ नुकसान। तो यहाँ पर पारदर्शिता में कमी, यानी कि कह सकते हैं कि जो बॉन्ड आगे पहुंचाए जा रहे हैं उसे किसने दिया है इसके बारे में यहाँ पर कोई अता पता नहीं है। तो इससे पारदर्शिता में कमी आ रही है और ये चुनाव सुधारों के लिए एक बाधा है। ब्लैक मनी को प्रोत्साहन मिलता है इससे, क्योंकि जहाँ पर जो देनदाता की जो गोपनीयता बनाई रखी गई है उससे ये पता नहीं पड़ता कि ये किसके द्वारा दिए गए हैं। तो जो एक ब्लैक मनी को यहाँ पर इससे प्रोत्साहन मिल रहा है
शेयर धारकों के अधिकारों का हनन यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये बॉन्ड किसी कंपनी द्वारा भी खरीदे जा सकते हैं और इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो उनके शेयर धारक हैं जिस कंपनी के, जब उनको ही इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, तो ये कहीं ना कहीं राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन भी है। तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है। आरटीआई एक्ट का उल्लंघन, राइट टू इंफॉर्मेशन, जैसा कि आप जानते हैं कि शेयर धारकों को भी इसकी जानकारी नहीं है, तो ये आरटीआई एक्ट का भी उल्लंघन है। अब आरटीआई एक्ट होता क्या है, तो हम यहाँ पे जानेंगे। यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा अधिनियमित है। इसमें होता क्या है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है, और सूचना मांगने के 30 दिन के अंदर ही उसको प्रतिक्रिया भी देनी होती है, यानी आपको रिपोर्ट देनी होती है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे मना कर दे, और यह सूचना सिर्फ तथ्यों पर आधारित हो, न कि व्यक्तिगत निजता मामले पर। तो यही था हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे एक शॉर्ट नोट्स। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।